Dear students, good morning. Today, students will be study chapter number 2 sectors of the Indian economy in social science in economics. आज विद्यार्थी इस वीडियो के माध्यम से चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी का सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स में कोरोना वायरस की वजह से घर पर बैठकर अध्ययन करेंगे। हमारी इकोनॉमी के 3 सेक्टर हैं। नंबर 1 प्राइमरी सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर, नंबर 2 सेकेंडरी सेक्टर से लाइक इंडस्ट्री, नंबर 3 टर्टियरी सेक्टर्स like mostly sectors. Let us look at these pictures. You will find and people are engaged in various economic activities. Some of these are activities producing goods, some others are producing services. These activities are happening around us every minute even as we speak. How do we understand these activities? हम चित्र में देखेंगे कि आप लोगों को विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में कार्यरत पाएंगे। इनमें से कुछ गतिविधियां या एक्टिविटीज वस्तुओं का उत्पादन करती हैं और कुछ सेवाओं का सृजन करती हैं। ये एक्टिविटीज हमारे चारों और हर समय संपादित होती हैं, यहाँ तक कि हमारे बोलने में भी हम इन एक्टिविटीज़ को कैसे समझ सकते हैं। वन वे ऑफ डूइंग दिस इज टू ग्रुप दैम, क्लासीफाई दैम using some important criterion. These groups are also called sectors. These could be several ways of classification depending on the purpose and what one thinks is an important criterion. इस प्रकार इन्हें समझने का एक अलग मेथड है कि कुछ महत्वपूर्ण मापदंडों के आधार पर इन्हें विभिन्न समूहों में डिवाइड कर दिया जाए। इन समूहों को विभिन्न क्षेत्रक या सेक्टर भी कहते हैं। उद्देश्य और किसी महत्वपूर्ण मापदंड के आधार पर इन्हें अनेक तरीकों से डिवाइड किया जा सकता है। वी बिगिन बाय लुकिंग एट डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इस प्रकार हम विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों से इनको प्रारंभ करते हैं। देयर आर मैनी एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज. Take for example the cultivation of cotton. It these place within a crop season for the growth of the cotton plant. We depend mainly but not entirely on natural factors like rainfall, sunshine and climate. इट मीन्स प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर डिपेंड अनेक गतिविधियां हैं, जैसे कपास की खेती। ये एक मौसमी फसल है। कपास के पौधों की वृद्धि के लिए या इसके ग्रोथ के लिए हमें मुख्यतः ना कि पूर्णतः प्राकृतिक कारकों जैसे वर्षा, सूर्य का प्रकाश और जलवायु पर निर्भर है। अतः कपास एक प्राकृतिक उत्पाद है। लाइक द प्रोडक्ट ऑफ अदर एक्टिविटीज, कॉटन is a natural product. Similarly, in the case of an activity, the dairy, we are dependent on the biological process of the animal and availability of fodder, etc. The product here milk also is a natural product. Similarly, minerals and ores are also natural products. When we produce a good by exploiting natural resources, it is an activity of the primary activity. इसी प्रकार इसका उत्पाद उपलब्धता पर निर्भर करता है। डेयरी एक प्राकृतिक क्रिया है और इसका उत्पाद प्राकृतिक उपलब्धता पर निर्भर करता है। दूध भी एक प्राकृतिक उत्पाद है। इसी प्रकार खनिज और अयस्क भी प्राकृतिक उत्पाद हैं। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसे हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। वाई प्राइमरी सेक्टर? दिस इज बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स एंड दैट बी सब्सिक्वेंटली मेक सिंस
Most of the natural products we get from agriculture, dairy, fishing, forestry. This sector is also called agriculture and related sector, चूँकि हम अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद जैसे कृषि, डेयरी, मत्स्य और वनों से प्राप्त करते हैं, इसलिए हम क्षेत्रों को कृषि या सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। द सेकेंडरी सेक्टर्स कवर्स activities in which natural products are changed into other forms through ways of the manufacturing that we associated with industrial activities। द्वितीयक क्षेत्र की या सेकेंडरी क्षेत्र की विभिन्न गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के द्वारा अन्य रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये प्राथमिक क्षेत्र के बाद अगला कदम है। यहाँ वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती बल्कि निर्मित की जाती हैं। इट इज़ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी। द प्रोडक्ट इज नॉट produced by natural but has to be made, and therefore some process of the manufacturing is essential. This could be in a factory, a workshop or at home। इस प्रकार ये प्रक्रिया किसी कारखाना, किसी कार्यशाला या घर पर भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट वी स्पिन yarn and wave cloth। Using sugarcane as a raw material we made sugar or gur। We convert earth into bricks and use bricks to make houses and buildings। Since the sectors gradually become associated with the different kind of the industries that come up, it is called a industrial sector। गन्ने को कच्चे माल के रूप में उपयोग कर हम चीनी और गुड़ तैयार करते हैं। हम मिट्टी से ईंट बनाते हैं और ईंटों से घर और भवनों का निर्माण करते हैं। यही क्षेत्र क्रमशः सर्वाधिक विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे हमें औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी देयर इज ए थर्ड कैटेगरी ऑफ एक्टिविटी दैट फॉल्स अंडर टर्टियरी सेक्टर and is different from the above two। These are the activities that help in development of the primary and secondary sectors। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों की एक तीसरी कैटेगरी भी है जो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है और उपयोग दो क्षेत्रों से ये भिन्न है। ये गतिविधियाँ प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में मदद करती हैं। ये गतिविधियाँ स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग या सहायता करती हैं। These are the activities that help in the development of the primary and secondary sector। These activities by themselves do not produce a good, but they are an aid or a support for the production process। For example, goods that are produced in the primary or secondary sector would need to be transported by trucks or trains and then sold in the wholesale and retail shops। It means प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक और खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए ट्रकों और ट्रेनों द्वारा परिवहन करने की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी वस्तुओं को गोदामों में भंडारित करने की भी आवश्यकता होती है। हमें उत्पादन और व्यापार में सहायता के लिए टेलीफोन पर दूसरों से वार्तालाप करने या बैंकों से कर्ज लेने की भी आवश्यकता होती है। वी आल्सो में नीड टू टॉक टू अदर over telephone or send letters or borrow money from banks to help production and trade। transport, storage, communication, banking, trade are some example of the
tertiary activities. Since these activities generate services rather than goods, the tertiary sector is also called the service sector. It means परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार तृतीयक या टर्टियरी गतिविधियों के कुछ एग्जाम्पल हैं। चूँकि ये गतिविधियाँ वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती हैं, इसलिए इसको तृतीयक क्षेत्रक या सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। सर्विस सेक्टर also includes some essential services that may not directly help in the production of goods. For example, we require teachers, doctors, and those who provide personal services such as washermen, barbers, cobblers, lawyers, and people to do administrative and accounting works. In recent times, certain new services based on information technology such as internet cafe, ATM booths, call centers, software companies, etc. have become important. It means सेवा क्षेत्र के सर्विस सेक्टर में कुछ ऐसी अपराध सेवाएं भी हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती, जैसे हमें शिक्षकों, डॉक्टरों, धोबी, नाई, मोची एवं वकील जैसे व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराने वाले और प्रशासनिक एवं लेखाकरण कार्य करने वाले लोगों की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं जैसे इंटरनेट कैफ़े, ATM बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी इत्यादि भी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट हो गई हैं। कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स, इस प्रकार इन तीन सेक्टरों का अलग अलग तरीके से हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तीनों क्षेत्रों की तुलना। द वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी सेक्टर्स प्रोड्यूस ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. Also, the three sectors have a large number of the people working in term to produce these goods and services. The next step, therefore, is to see how much goods and services are produced and how many people work in each sector in an economy. There could be one or more sectors which are dominant in terms of total production and employment, while other sectors are relatively small in size. It means प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के विभिन्न उत्पादन कार्यों से काफ़ी अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। साथ ही इन क्षेत्रों में काफ़ी अधिक संख्या में लोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए भी काम करते हैं। इसलिए अगले चरण में हम ये देखेंगे कि प्रत्येक क्षेत्र में कितनी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती हैं और कितने लोग उस क्षेत्र में काम करते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से एक या अधिक क्षेत्रक प्रधान होते हैं, जबकि अन्य क्षेत्रक अपेक्षाकृत छोटे आकार के होते हैं। हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इज ईच सेक्टर्स. प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुओं और सेवाओं की गणना हम कैसे करते हैं और कुल उत्पादन को कैसे जानते हैं. विद सो मैनी थाउजेंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, यू माइट think this is an impossible task. Not only would the task be enormous, you might also wonder how we can add up cars and computers and nails and furniture. It won't make sense. It means आप सोचते होंगे कि हज़ारों की संख्या में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना करना असंभव कार्य है, और न ये केवल बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है बल्कि आप आश्चर्यचकित भी होंगे कि हम कारों और कंप्यूटरों, कीलों और फर्नीचरों की संख्या का योगफल कैसे कर सकते हैं. ये अत्यंत बेतुकी बातें हमें दिखाई देती हैं. रिमेंबर देयर इज वन प्रोडक्शन
one has to take note every good for service that is produced and sold needs to be counted. It makes sense only it include the final goods and services. इस प्रकार आप बिल्कुल ये सोचते हैं कि समस्या के समाधान के लिए अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक संख्याओं का योग करने के स्थान पर उन्हें मूल्य का उपयोग किया जाना चाहिए। इट attack for instance a farmer who sells wheat to do a flour mill or rupees 8 रुपए per kilogram. The mills grind the wheat and sells the flour to a biscuit company for रुपए 10 per kilogram. The biscuit company uses the flour and things such as sugar and oil to make four packets of biscuits. It sells biscuits in the market to the consumers for rupees 60 Rs rupees 15 per packet. Biscuits are the final goods that reach the consumers. इस प्रकार यदि 10,000 किलोग्राम गेहूँ 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से भेजा जाता है तो गेहूँ का मूल्य 80,000 रुपये होगा। 10 रुपये प्रति नारियल की दर से 5,000 नारियल का मूल्य 50,000 रुपये होगा। इसी प्रकार तीनों क्षेत्रकों के वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना की जाती है और उसके बाद योगफल हम जो प्राप्त करते हैं वी आर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड in contrast of final goods such as wheat and the wheat flour in this example are intermediate goods. It means केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की ही गणना क्यों की जाती है। दिए गए उदाहरण में अंतिम वस्तु के विपरीत गेहूं और आटा जैसी मध्यवर्ती वस्तुएं हैं। Intermediate goods are used up in producing final goods and services. The value of final goods already includes the value of all intermediate goods that are used in making the final goods. Hence, the value of rupees 600 for the biscuits final goods already include the value of flour rupees 10. Similarly, the value of all other intermediate goods would have been included indirectly. इस प्रकार मध्यवर्ती वस्तुएं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाती हैं। अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से ही शामिल होता है। बिस्कुट अंतिम मूल्य के 60 रुपये में से पहले से ही आटा का मूल्य 10 रुपये शामिल है। इसी प्रकार अन्य सभी मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य भी शामिल होगा। अतः गेहूँ और आटा के मूल्य की अलग अलग गणना उचित नहीं है क्योंकि तब हम एक ही वस्तु के मूल्य की गणना कई बार करते हैं, पहले गेहूँ के रूप में, फिर आटा के रूप में और अंत में बिस्कुट के रूप में मूल्य की कई बार गणना करते हैं। द हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन जनरली इट हैज बीन नोटेड फ्रॉम द हिस्टोरी इज ऑफ मैनी नो डेवलप्ड कंट्रीज दैट एट इनिशियल स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट प्राइमरी सेक्टर वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। सामान्यतः अधिकांश विकसित देशों के इतिहास में ये देखा गया है कि विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। एज द मेथड ऑफ द फार्मिंग चेंज एंड एग्रीकल्चर सेक्टर बिगेन टू प्रॉस्पर इट प्रोड्यूस मच मोर फूड देन बिफोर। मैनी पीपल कुड नाउ टेक अप other activity. There were increasing number of the craft persons and traders. Buying and selling activities increased many times. Besides these were also transporters
इस प्रकार जैसे जैसे कृषि प्रणाली परिवर्तित होती गई और कृषि क्षेत्र समृद्ध होता गया, वैसे वैसे पहले की तुलना में अधिक उत्पादन होने लगा। अतः अनेक लोग दूसरे कार्य करने लगे। शिल्पियों और व्यापारियों की संख्या में वृद्धि होने लगी। क्रय विक्रय की गतिविधियां कई गुना बढ़ गईं। इसके अतिरिक्त अनेक लोग परिवहन, प्रशासक और सैनिक कार्य इत्यादि से जुड़े थे। फिर भी इन अवस्था में अधिकांश उत्पादित वस्तुएं प्राकृतिक उत्पाद थीं जो प्राथमिक क्षेत्रक में आती थी और अधिकांश लोग इस क्षेत्रक में रोजगार करते थे। ओवर ए लॉन्ग टाइम, मोर देन 100 years, and especially because new methods of manufacturing were introduced, factories come up and started expanding. Those people who had to work in factories in large numbers, people began to use many more goods that were produced in factories and cheap rates. Secondary sectors gradually become the most important in total production and employment, and over time a shift had taken place. This means that the importance of the sectors had चेंज। लंबे समय के बाद और विशेषकर विनिर्माण की या मैन्युफैक्चरिंग की नवीन प्रणाली के प्रचलन से कारखाने अस्तित्व में आए और इनका प्रसार होने लगा। जो लोग पहले खेतों में काम करते थे उनमें से बहुत अधिक लोग अब कारखानों में काम करने लगे। उन्हें कारखानों में काम करने के लिए मजबूर किया गया। जैसा कि आपने इतिहास में पढ़ा है, कारखानों में सस्ती दरों पर उत्पादित वस्तुओं का लोग इस्तेमाल करने लगे। कुल उत्पादन एवं रोजगार की दृष्टि से द्वितीयक क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण हो गया। इस कारण अतिरिक्त समय में भी काम होने लगा। इसका अर्थ है कि क्षेत्रकों का महत्व परिवर्तित हो गया। इन द पास्ट 100 years there has been a further shift from secondary to tertiary sector in developed countries. The services sector has become the most important in terms of total production. Most of the working people are also employed in the service sector. This is the general pattern ऑब्जर्व इन डेवलप्ड कंट्रीज। पिछले 100 वर्षों में विकसित देशों में द्वितीयक क्षेत्र में तृतीयक क्षेत्र की ओर पुनः बदलाव हुआ है। कुल उत्पादन की दृष्टि से सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ गया। अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्र में भी नियोजित हैं। विकसित देशों में ये सामान्य लक्षण दिखाई देता है। व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इन द थ्री सेक्टर्स इन इंडिया ओवर द years? Have there been changes similarly to the pattern observed for the developed countries? We shall see in the next sections. It means भारत में तीनों क्षेत्रों का कुल उत्पादन और रोजगार कितना है पिछले वर्षों में विकसित देशों में देखे गए पैटर्न के समरूप क्या भारत में भी परिवर्तन हुआ? आइए हम अगले खंड में इसका बारी बारी से अध्ययन करेंगे। इस प्रकार हमने अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों का बारी बारी से अध्ययन किया। थैंक यू।